पैसे कमाने की दौड़ में ना अपने हेल्थ को कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं। आयुर्वेद सबसे पहले कहता है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रश्न। एक किडनी है और एक घुटने है। एट द एंड अगर घुटने काम नहीं करेंगे तो हम चल फिर नहीं सकेंगे, और किडनी गई तो सब गई। जो मशीन है वो इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं है कि वो किसी किडनी को रिप्लेस कर पाए। पानी पीने का सही तरीका क्या होगा, किडनी को सही रखने के लिए कितना पीना चाहिए, बिकॉज इस पे भी बहुत सारी चीजें चलती है। सुबह उठते ही 2 लीटर पी लिया, उससे बॉडी अच्छी हो जाएगी, तो प्रॉब्लम भी हो सकती है कि भाई प्रोटीन से किडनी खराब होती है। वट एवर प्रोटीन के जो अलग अलग डब्बे आ रहे हैं वो स्लो पॉइजन। 3 रीजंस जिसके कारण लोगों का किडनी सबसे ज्यादा डैमेज होता है। नंबर 1, आजकल तो सब घर के खुद ही डॉक्टर बन गए हैं। मतलब वो बोलते कहाँ है चैट जीपीटी, ये बताओ क्या करना है, अच्छा अश्वगंधा लेना है, ये लेना है। अब अश्वगंधा शिलाजीत आप सही मात्रा में सही अनुपात से ले रहे हो तो फायदा ही फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन बीपी होने से किस प्रकार से ये चीज डैमेज हो रही है, थोड़ा सा ये बताइए। देखो, ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है ना हमारी बॉडी में, ब्रेन पे जाएगा तो स्ट्रोक कर देगा, हार्ट पे जाएगा तो हार्ट अटैक कर देगा, किडनी पे जाएगा तो किडनी को खराब कर देगा। डायबिटीज अपने आप में खतरनाक जितनी नहीं है, उससे उसकी कॉम्प्लिकेशंस खतरनाक है। ब्लड प्रेशर जितना अपने आप में खतरनाक नहीं है, उससे उसकी कॉम्प्लिकेशन खतरनाक है। मान लेते किसी की किडनी अभी सबसे बेस्ट हाल में नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है जिससे उसको डिटॉक्स भी किया जा सकता है। उनके लिए ना हमने 50-60% लोगों को होगा, वो है फैटी लिवर। फैटी लीवर, एक आजकल बहुत बढ़िया टर्म चल रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो लंघन फास्टिंग जो है वो बेस्ट औषधि है, और टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करता है फास्टिंग। घुटनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या दिख रही है? आज के टाइम में ना किसी को बुखार होता है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर आपने आयुर्वेद फॉलो कर लिया तो आपको बुखार ही नहीं आएगा। क्यों आजकल इनफर्टिलिटी हमारे देश में इतना ज्यादा बढ़ रहा है? देखिए, इनफर्टिलिटी बढ़ने के ना ये हार्ट अटैक्स और कार्डियक अरेस्ट, ये अचानक से हार्ट की प्रॉब्लम जो है ना वो सबसे ज्यादा इसलिए बढ़ रही क्योंकि पैसे कमाने की दौड़ में सबसे बड़ी चीज अगर कोई लूज करता है उसको कहते हैं हेल्थ, सेहत। अक्सर हम लोगों ने सुना है कि भाई द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट कोई अगर कर सकता है किसी की लाइफ में, तो वो ना उसकी गाड़ी होगी, ना बंगला होगा, ना घर होगा, वो उसका शरीर होगा, उसका हेल्थ होगा। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम बेस्ट से बेस्ट गेस्ट इंडिया के आप लोगों के पास ला के दें, ताकि वो आपके सारे जो सवालों के जवाब है ना वो ही लोग जाके दे सके, रादर देन मी आंसरिंग दोस थिंग्स। और इसी सर्च में मैं फाइनली एक बहुत ही खास इंसान को अपने शो पे ला चुका हूं। मैं बात कर रहा हूं पुनीत धवन जी की, जो कि आयुर्वेद एक्सपर्ट है। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे जस्ट अनदर पर्सन, नहीं, 5th जनरेशन पीढ़ी है इनकी। 12 साल से ज्यादा का खुद इनको अनुभव है इस पर्टिकुलर फील्ड में। इतना ही नहीं, अगर मैं बताऊं तो इनके पास 6 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, 8 क्लिनिक्स ऑल ओवर इंडिया, ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स वेलकम हिम। कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। आज मैं सीधे मुद्दे के साथ शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सब पैसे कमाने की दौड़ में ना अपने हेल्थ को कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं, और बहुत लेट हो जाता है जब ये समझते हैं। और 2 एरियाज हैं जो जिन पे स्पेसिफिकली आज मैं बात करना चाहता हूँ। एक किडनी है और एक घुटने है, क्योंकि एट द एंड अगर घुटने काम नहीं करेंगे तो हम चल फिर नहीं सकेंगे, और किडनी गई तो सब गई। मेरा ना पहला सवाल है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स आज के समय पे जब काम करते हैं, जैसे आईटी में काम कर रहे हैं, डेस्क जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग या तो पानी कम पी रहे हैं, या तो फिर बहुत लोग होते हैं वो अपने यूरिन को रोक के रखते हैं। पर्टिकुलरली मैं अपने दोस्तों की भी बात करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं ना वो अपनी यूरिन को रोक के रखते हैं कि यार मीटिंग चल रही है, 3 घंटे की मीटिंग हो गई, 4 घंटे की मीटिंग हो गई, उठे ही नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं ट्रैवल में भी ये तो रोक रहे हैं। मेरे से आपसे पूछना है, क्या ये इनकी किडनी को हार्म कर रहा है? अगर यस, कैसे कर रहा है? और आयुर्वेद क्या कहता है, इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है? आयुर्वेद सबसे पहले कहता है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रश्न, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का पहला प्रयोजन है। और सेकंड एम है आयुर्वेद का कि जो बीमार है उसको ट्रीट करना। तो आयुर्वेद सबसे पहले क्या कहता है कि आप बीमारी ना पड़ो। ओके। तो अब क्या है, वो उस बीमार ना पड़े इसके लिए आयुर्वेद में एक पॉइंट बताया गया है, आधारणीय वेग। हमारी बॉडी में जो वेग आ रहे हैं, चाहे वो यूरिन का हो, वो स्टूल का हो, वो छींक का हो, ऐसे 14 वेग हैं हमारी बॉडी में। वो 14 वेग को रोकने से हमारी बॉडी में बीमारी आती है। तो जब वो वेग आए तो हमें रोकना नहीं है। वेग इज अ हिंदी टर्म। Okay. जब वो हमें जा रही है तो उसे सप्रेस नहीं करना हमें। ओके।
तो वो अर्ज को सप्रेस कर रहे हैं। अगर यूरिन आ रहा है और मीटिंग है या प्रोफेशनल्स जो हैं वो सारे रोक रहे हैं यूरिन को, तो वो कहीं ना कहीं किडनी को हार्म पहुंचा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ब्लैडर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रुका हुआ यूरिन बहुत बार किडनी में बैक फ्लो करता है, और जब वो बैक फ्लो करेगा वो किडनी को नुकसान देगा तो धीरे धीरे डैमेज होती चली जाती है किडनी, क्रेटनाइन भी बढ़ने लग जाता है। और अगर इसको रेगुलर हैबिट बना लिया तो फिर तो किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहले तो जिनको यूरिन आ रहा है, मीटिंग में बैठे हो, मीटिंग तो तब करोगे जब बॉडी साथ देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। करेक्ट। द इजीएस्ट वे टू क्रिएट वेल्थ इज टू हैव अ लॉन्ग लाइफ। बिल्कुल सही। तो अब जो आपके ऑडियंस है उनके लिए भी ये बड़ा एक वो है कि अगर आपकी लाइफ ज्यादा है तो ज्यादा टाइम तक आप कमा पाओगे। बिल्कुल। तो आपने अगर वेग रोक के या अपनी बॉडी पे रख के उसको लिया तो फिर तो वो टेम्पररी हो गया, वो शॉर्ट टर्म हो गया। करेक्ट। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि हम अपनी हेल्थ को सबसे पहली प्रायोरिटी दें, आयुर्वेद के अनुसार चलें। करेक्ट। तो जो वेग रोक के हमने ये चीजें करी वो टेम्पररी है, टेम्पररी तो काम हो गया, बट नुकसान जो है वो परमानेंट है। ओके। बीमारी आती तो बड़े एकदम से है, बिल्कुल इमीडिएट आ जाएगी, और जाती बड़े आराम आराम से, और कई बार नहीं भी जाती। बिल्कुल। तो ये चीज देखने और समझने वाली है कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल लेना है। हेल्दी लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि बीमारी आए ना। किडनी की प्रॉब्लम बहुत से पेशेंट को हो जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हुई, तो क्या होता है कि इनकी कॉम्प्लिकेशन किडनी की प्रॉब्लम में परिवर्तित हो जाती है जी। हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, मतलब बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण खराब हुई किडनी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, बढ़ी हुई शुगर के कारण खराब हुई किडनी। सबसे कॉमन यही कारण है, बढ़ा हुआ बीपी, बढ़ा हुआ शुगर। जी। जब ये दोनों चीजें बढ़ती हैं तो किडनी को घात नुकसान पहुंचाती है, और नुकसान पहुंचाने की वजह से धीरे धीरे फिर क्रेटनाइन, यूरिया बढ़ने लग जाता है। ओके। नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं फिर पेशेंट्स, बिल्कुल। वहां पे उसका क्रेटनाइन होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। वहां पे वो उसको कहा जाता है कि अब आपको डायलिसिस नहीं कराना पड़ेगा, आप मेडिसिन लेते रहो, धीरे धीरे मेडिसिन लो, आपकी किडनी कंट्रोल्ड रहेगी। ओके। बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या होता है कि उसका क्रेटनाइन बढ़ने लग जाता है, और जब वो क्रेटनाइन बढ़ता है ना, तब जब वो 6-7 चला जाता है तो नेफ्रोलॉजिस्ट को कहते हैं कि अब आप डायलिसिस करा लो। अब डायलिसिस के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, और वो डायलिसिस शुरू कराता है। डायलिसिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट, वो एक मेंटेनेंस का प्रोसेस है, बॉडी को मेंटेन कर रहा है। ओके। जो मशीन है वो इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं है कि वो किसी किडनी को रिप्लेस कर पाए, जो एक इंजीनियर की बनाई हुई मशीन है। तो मशीन क्या करती है, वो वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन को भी बाहर फेंक देती है। तो होता क्या है, किडनी का काम है प्रोटीन को रोकना, वेस्ट को बाहर करना। अब यहाँ पे मशीन वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन को भी बाहर कर रही होती है, तो ये तो फिर वापस वो हो गया, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन है बॉडी में। करेक्ट। उसके बाद जब डायलिसिस पेशेंट करा रहा होता है, उसके बाद उसको कहा जाता है कि डायलिसिस तो टेम्पररी प्रोसेस है, ये तो मेंटेनेंस का है, आप ट्रांसप्लांट कराओ। तो वो डोनर किडनी ढूंढता है, यूजुअली फैमिली से ही होना चाहिए। राइट, बिल्कुल। ओके। क्योंकि वो फिर वो ना रिजेक्शन का खतरा नहीं रहता, कम हो जाता है मतलब। ओके। तो उसके बाद वो डोनर का अरेंजमेंट ढूंढता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट का अरेंज करता है, उसके बाद वो ट्रांसप्लांट कराता है। अब ट्रांसप्लांट तो करा लिया, उसके बाद वो 5-7 साल की एवरेज एज बताइए ट्रांसप्लांटेड किडनी की, और दुनिया भर के उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि मेडिसिन बहुत सारी लेनी पड़ती है, इम्यूनिटी बढ़ के रिजेक्ट ना कर दे जी। फिर वो ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। अब जो वो ट्रांसप्लांट फेल हो गया तो फिर वो पेशेंट दोबारा नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है, फिर वो पूछता है कि अब क्या पॉसिबिलिटी है मेरे लिए। तो अब नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर उसे दोबारा सजेस्ट करता है कि आप दोबारा से डायलिसिस करा लो। तो मतलब एक विशेष सर्कल है, ये तो सर्कल हो गया जी, वही मैं सोच रहा था। डायलिसिस से शुरू हुए और दोबारा डायलिसिस पर आ गए। तो दोबारा डायलिसिस पर ही आना है तो ये समझना होगा कि आपको ट्रांसप्लांट की क्या जरूरत लगी उस समय। दूसरा, अगर आपकी अपनी किडनी एक्चुअल में काम करने लग जाए, जीएफआर बढ़ने लग जाए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ने लग जाए, तो आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत नहीं है, डायलिसिस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांसप्लांटेड किडनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट करेक्ट। तो मैं ना इधर सोल्यूशन जरूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। पहले सवाल ऑडियंस से, फिर आपसे है। आप लोग, बिफोर मैं सर से ये पूछूं कि
पानी पीने का सही तरीका क्या होगा किडनी को सही रखने के लिए, कितना पीना चाहिए, बिकॉज इस पे भी बहुत सारी चीजें चलती हैं। मैंने सुना है कि कुछ एक्ट्रेस हैं वो सुबह उठ के 2 लीटर पानी पीती हैं, सब कुछ फ्लश हो जाता है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। कुछ लोग बोलते हैं इतना पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोगों ने ये बताया हुआ है कि भाई जब इतना पानी पी के आपका यूरिन एकदम ही ट्रांसपेरेंट निकल रहा है, मतलब बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग दिन में कितने ग्लास पानी पीते हैं, कमेंट्स में बताएं। अब सर मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर मुझे अपनी किडनी हेल्दी रखनी है तो क्या अप्रोच होना चाहिए इन ड्रिंकिंग वाटर? किडनी को हेल्दी रखने के लिए ना ड्रिंकिंग वाटर के हिसाब से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पानी कितना पीना है, कितना नहीं पीना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह उठ के इतना पानी पी लो, इतने लीटर पी लो। बहुत लोग कहते हैं पूरे दिन में इतना पी लो। तो आपने किसी की भी नहीं सुननी है। अच्छा जी। आपने सुननी किसकी है? अपनी बॉडी की। वो बताएगी आपको कितना पानी पीना है। ओके। अब वो कैसे बताएगी? जब आप पानी पीते हो तो आपकी बॉडी में जो गंदगी होती है वो पानी के साथ यूरिन के रास्ते निकलती है। बॉडी डिटॉक्स होती है, बॉडी की गंदगी साफ हो रही है। पानी का कलर अलग होता है और यूरिन का कलर अलग होता है। पानी का एसिड बेस कंटेंट अलग है और यूरिन का अलग है। तो आपका जो यूरिन आ रहा है, अगर वो वाइट कलर आ रहा है बिल्कुल, तो मतलब आप पानी ज्यादा पी रहे हो। ओके। और अगर आपका यूरिन का कलर डार्क येलो है तो मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। आपकी बॉडी जो यूरिन का कलर आइडियल होना चाहिए वो होना चाहिए पेल येलो। तो यानी कि अगर आपका यूरिन का कलर पेल येलो आ रहा है तो आप यानी कि सही मात्रा में पानी का कंजम्पशन कर रहे हो। ओके। 2 लीटर 4 लीटर पी के अपनी बॉडी पे जुल्म नहीं करना। 2 से 2.5-3 लीटर तक एक आइडियल अमाउंट ऑफ वाटर है। मतलब सुबह सुबह 2 लीटर इकट्ठे पी के एकदम से जुल्म नहीं करना किडनी पे, बॉडी पे। इकट्ठा पानी इतना नहीं पीना चाहिए। करेक्ट। आराम आराम से पीना चाहिए, सिप सिप करके अच्छा, पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा करके। सुबह उठते ही 2 लीटर पी लिया, उससे बॉडी अच्छी हो जाएगी, तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओके, ये बहुत है, आपने सटीक तरीके से बताया। अब किडनी की जब बात कर रहे हैं ना, तो एक और चीज आजकल मार्केट में बहुत चलती, प्रोटीन का लेके कि भाई प्रोटीन ये उन सारे जिम फ्रीक्स और फिटनेस वालों के लिए है। आजकल एक नई थ्योरी चली है, विदेशियों ने लाया हुआ है, 2 ग्राम प्रोटीन पर वेट या 1.5 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ योर वेट। तो अगर आप 100 किलो के हैं तो आप 150 ग्राम प्रोटीन दिन का खाइए। लेकिन वहीं पर एक और ग्रुप है जो उठ के सीधे बोलता है कि भैया आप प्रोटीन खाओगे तो आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। और लोग कहानियां भी बताते हैं, और खासकर वे प्रोटीन खा के लोग कहते हैं कि जो मार्केट में पाउडर मिल रहा है, वे प्रोटीन खा के लोगों की किडनी डैमेज हो रही है। अब आप ठहरे आयुर्वेद के एक्सपर्ट, तो मैं आपसे 2 सवाल इसी के साथ पूछना चाहूंगा। पहले, इसमें कितना सच है और कितना झूठ है कि भाई प्रोटीन से किडनी खराब होती है? और दूसरा, वे पाउडर खाने से क्या किडनी लोगों की डैमेज होती है? मैं ना एक सच्ची घटना बताता हूँ। 4 दिन पहले मेरे पास एक एथलीट आया, वो बॉडी बिल्डिंग वाले जो रेसलर्स टाइप्स होते हैं, वो क्या ना, मैं गोल्ड मेडल लेकर आया हूँ और कई सारे गोल्ड मेडल लेके आया हूँ, लेकिन आज मुझे जो है ना, मैं प्रोटीन के बिना बॉडी नहीं बना सकता, क्योंकि बॉडी जो है वो प्रोटीन के बिना बनेगी नहीं। उसने मुझे ऐसे बोला। तो उसके बाद उसने बताया कि अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा, और उसकी किडनी का क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था। तो वो बड़ा असमंजस में था, मैं क्या करूं। मैंने कहा अगर आपको अपनी बॉडी चाहिए, आपकी हेल्थ चाहिए, तो आपको ये अभी फिलहाल छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको करियर चाहिए तो बॉडी तो आपका साथ देने वाली है नहीं, वो वैसे भी प्रॉब्लम आने वाली है आपको। तो इंपॉर्टेंट ये है यहां पे कि आप प्रोटीन ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर ले रहे हो, नेचुरल फॉर्म में ले रहे हो, प्लांट फॉर्म में ले रहे हो, तो वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, इजीली डाइजेस्ट होता है। आयुर्वेद में ना प्रोटीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट क्या है? धातुओं का। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, यानी कि आप जो खाना खा रहे हो वो बॉडी में प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होके वो रस धातु को बढ़ाता है, फिर रक्त को बढ़ाता है, फिर मांस को, मेद को, अस्थि, मज्जा और शुक्र को। एब्जॉर्ब होना जरूरी है बॉडी के अंदर, वो पड़ा ना रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप प्रोटीन पाउडर की फॉर्म में ले रहे हो, उसने कहा, मैंने बहुत सारे प्रोटीन के नाम बताए, कैप्सूल में भी लेता हूँ, वे भी लेता हूँ, पता नहीं कौन कौन से बताए उसने, वो अमाइनो एसिड भी आते हैं, बड़े बड़े सारे बताए, कह रहे सारे लेने पड़ते हैं मुझे। तो ये समझना पड़ेगा कि प्रोटीन लेके अपनी किडनी को मार रहे हैं हम, अगर एक मात्रा से ज्यादा ले रहे हैं। ओके। इट इज अ स्लो पॉइजन फॉर किडनी। प्रोटीन के जो डब्बे आप खा रहे हो, वे प्रोटीन के डब्बे खा रहे हो, या फिर व्हाटएवर प्रोटीन के जो अलग अलग डब्बे आ रहे हैं,
वो स्लो पॉइजन है। प्रोटीन की वजह से जो किडनी के केसेस आ रहे हैं आज वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यंग पेशेंट्स के भी किडनी पे इंपैक्ट आ रहा है क्योंकि किडनी को वो नुकसान पहुंचा रहा है रेगुलर। बहुत सी बार ना जिम के अंदर जो ट्रेनर्स होते हैं वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं होते जी, और वो ऐसे ऐसे डब्बे दे देते हैं जिनसे किडनी जो है एकदम से बैठ जाती है, खराब होनी शुरू हो जाती है और बॉडी लेकिन एकदम से बन जाती है। तो खाने वाले इंसान को मजा आ रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी बड़ी तेज बन रही होती है, जो उसने कई सालों में नहीं देखी, उसे डब्बे खाते हुए इमीडिएटली बॉडी बनती हुई दिख रही होती है। बिल्कुल। जो भी चीज आपको एकदम से फायदा पहुंचा रही है ना, वो आपको बड़ा नुकसान दे रही है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि डब्बों से बचना है। हेल्दी रहो ना यार, हेल्दी रहो, अच्छा खाओ, वॉक कर लो, रन कर लो, वेट लिफ्टिंग करो, जिम जाओ, योग करो, प्राणायाम करो, बट डब्बा मत खाओ। पर मुझे एक चीज बताइए, आपने एक चीज कही कि जो वे प्रोटीन ले रहा है उसकी बॉडी उतने आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, नेचुरल आप बोल रहे हो, प्लांट से डिराइव्ड जो हो रहा है वो सही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट में आजकल एक और सेगमेंट चलता है, पी प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, कि आप उसको एडवोकेट कर रहे हो या वो भी मना कर रहे हो कि भाई डब्बे वाला लो ही मत, पी प्रोटीन भी? ये जो नए नए मार्केटिंग ट्रेंड्स हैं इसके बारे में मैं डब्बे वालों से मिलता कम हूं तो मुझे कम पता है, बट डब्बे वाला जो भी आ रहा है वो फैक्ट्री से बन के आ रहा है ना। हाँ, तो नेचुरल तो है नहीं। नेचुरल तो है ही नहीं, वो पी प्रोटीन कैसे? तो क्या हम सत्तू Inorganic ले लें protein। उसके जगह पे? सत्तू इज अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके अलावा आप अगर दाल खाते हो, आप सोयाबीन हो गया, सोया है या ये है आपका जो पनीर है, ये चीजें अगर आप लेते हो तो बॉडी में आपकी प्रोटीन जा रहा है ना। पहले भी तो लोग खा ही रहे थे ना। तो आप कह रहे हैं नेचुरल रहो, नेचुरल तो आपका किडनी सही रहेगा उस केस में। एब्जॉर्बेबल है, वो आपकी बॉडी के लिए एब्जॉर्बेबल है। ठीक है। और जो फैक्ट्री से बन के आ रहा है उसमें केमिकल भरा हुआ है, उसमें प्रिजर्वेटिव भरा हुआ है, डब्बे में आ रहा है ना वो, तो वो नेचुरल नहीं है। तो जो भी चीज भगवान ने बनाई है ना वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है, और इंसान ने जो बनाई है बहुत बढ़िया, वो अच्छी नहीं है। क्योंकि भगवान जो है ना वो शैतान नहीं होगा, इंसान जरूर हो सकता है। बड़ी डीप बात बोल दी है आपने। तो मुझे एक चीज बताइए, आपके पास इतने लाखों पेशेंट्स आते हैं, आप इतने सालों से इस पे वर्क कर रहे हैं, इतने जनरेशन से देख रहे हैं, आपके अनुभव में सबसे ज्यादा वो दो या तीन रीजंस लेते हैं, तीन रीजंस जिसके कारण लोगों का किडनी सबसे ज्यादा डैमेज होता है? नंबर 1, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। शुगर हुई, कंट्रोल नहीं होती, इंसुलिन पे आता है, इंसुलिन के बाद वो फिर वहां से डायबिटिक नेफ्रोपैथी या किसी और ऑर्गन को वो नुकसान करती है, बढ़ी हुई शुगर घातक होती है। ठीक है। बड़ा हुआ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर किडनी को रेगुलर नुकसान पहुंचाता रहता है। हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स बड़े सेंसिटिव होते हैं और वो बड़ा हुआ बीपी उसके ऊपर दोबारा दोबारा वार कर रहा होता है, तो वो नेफ्रॉन्स को डैमेज करता है। और तीसरा, ये जो प्रोटीन वाले सप्लीमेंट्स हैं या फिर ओवर द काउंटर जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, जो पेन किलर खा रहे हैं, भाई घुटने में दर्द हुआ पेन किलर खा लिया। अब पेन किलर जो खाया घुटने के दर्द के लिए, ये उसी तरीके से है कि आपके घर में ना आग लगी है और आग लगी है और अलार्म बज रहे हैं, तो आपने क्या करा, आपने अलार्म बंद कर दिया और आप आराम से सो गए। ये पेन किलर वही काम कर रहा है कि आपका पेन अब आपको फील नहीं हो रहा, बस दबा दिया है तब के लिए, आपने अलार्म बंद कर दिया ना, आपको पेन फील नहीं हो रहा, लेकिन वो गया तो नहीं ना, है वो है, वो पेन वही है, वो दोबारा आएगा, फिर आप 2 गोली खाओगे, फिर 3 गोली खाओगे, जड़ से उस बीमारी का इलाज नहीं हुआ। वो पेन किलर जो खा रहे हैं वो जाके किडनी को मार रही है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है। लेकिन एक बात बताइए, आप हैं आयुर्वेद के एक्सपर्ट, मुझे एक चीज बताइए, ओवर द काउंटर वाली जो आपने बात बोली है, मार्केट में ना आप सबसे बढ़िया चल रहा है कि भाई आयुर्वेद फॉलो करेंगे, ओवर द काउंटर जाते हैं, भाई शरीर में कमजोरी आ रही है तो वो अश्वगंधा दे दो, शीलाजीत दे दो, और भी बहुत सारे हैं, वो सब ले रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसे केसेस पढ़े हैं रिसर्च करते वक्त कि काफी सारे लोग इसी प्रकार से दुकान में जाते हैं, आजकल तो सब घर के खुद ही डॉक्टर बन गए, मतलब वो बोलते कहाँ है चैट जीपीटी, ये बताओ क्या करना है, अच्छा अश्वगंधा लेना है, ये लेना है, जो भी लेना है। इन केसेस में मैंने देखा या तो किडनी या तो लीवर डैमेज हो रहा है, पर ये तो आयुर्वेद ले रहे हैं, फिर इनका क्यों डैमेज हो रहा है? आयुर्वेदिक अश्वगंधा या आप शिलाजीत ले रहे हो, आप रोटी खाते हो जी अभिषेक भाई, कितनी रोटी खाते हो? 3 रोटी। 3 रोटी। अगर आप 10 रोटी खा लो तो क्या होगा? खराब हो जाएगा पूरा, पेट वेट सब, पेट खराब हो गड़बड़ जाएगा। हाँ। तो अगर आपको चैट जीपीटी बोल दे कि कल से आपको 10 रोटी खानी है, तो आप क्या करोगे?
मैं तो नहीं खाऊंगा, लेकिन हाँ सही बात है, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो अगर आपने अश्वगंधा खाया या आपने शिलाजीत खाया, और अश्वगंधा और शिलाजीत जो है वो किस मात्रा में लेना है, किस समय लेना है, किसके साथ लेना है, अनुपान क्या है, जो 5.5 साल 10 साल पढ़कर आया उससे पूछ लो। अच्छा, ये सब भी देखना है इसमें? बहुत सारी चीजें मैटर करती है ना। ये थोड़ा है कि आपने अश्वगंधा खा लिया कि आपको बोल दिया चैट जीपीटी ने, हाँ। और आपने लगातार उसे खाते जा रहे हो। 3 महीने के बाद हम उसमें ब्रेक देते हैं जनरली। सेकेंडली, अश्वगंधा में बहुत अच्छा है, अल्कलॉइड्स मैक्सिमम होते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी तो डिफाइन करनी है ना, कितनी क्वांटिटी में लेना है, किस मात्रा में आप ले रहे हो। लेकिन पुनीत जी, अब मार्केट में जाते हैं, इतने फॉर्म है, एक चूरन का फॉर्म आता है, एक टैबलेट का फॉर्म होता है, कैप्सूल फॉर्म होता है, उसके अंदर तो क्या फॉर्मुलेशन लग रहा है किसी को पता ही नहीं है। सबने बस ऊपर पढ़ लिया 2 टैबलेट्स अ डे, 1 स्पून अ डे। तो आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए भी पहले एक एक्सपर्ट को आप पहले कंसल्ट करें? अगर आप एक सही मात्रा में सही तरीके से चीज ले रहे हो तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर गलत तरीके से गलत मात्रा में आप चीज ले रहे हो तो एक क्वेश्चनेबल चीज है। मैं देखता हूं यार, वो पाउडर वो आते हैं, एक्चुअल जो पैकेज फ्रूट जूसेस आते हैं, वो एक्चुअल फ्रूट से सस्ते मिल रहे होते हैं। अब अश्वगंधा शिलाजीत आप क्या ले रहे हो, कौन सी क्वांटिटी कंपनी का ले रहे हो, तो वो आप समझदार हो कि वो असली होना चाहिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए, और सही मात्रा में सही अनुपात से ले रहे हो तो फायदा ही फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। ओके ओके, ठीक है। मुझे एक और चीज बताइए, आपने स्टार्टिंग में कहा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये किडनी को डैमेज करती है। मुझे एक चीज बताइए, मतलब थोड़ा मेरे का मैकेनिक्स इसका बताइए। ये बीपी होने से या शुगर बढ़ने से, शुगर का तो आपने इंसुलिन वाला चीज बता दिया, लेकिन बीपी होने से किस प्रकार से ये चीज डैमेज हो रही है, थोड़ा सा ये बताइए। देखो, ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है ना हमारी बॉडी में, तो वो सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। जो बढ़ा हुआ बीपी होता है वो हमारे हर ऑर्गन पे जाके प्रेशर बनाता है। ब्रेन पे जाएगा तो स्ट्रोक कर देगा, हार्ट पे जाएगा तो हार्ट अटैक कर देगा, किडनी पे जाएगा तो किडनी को खराब कर देगा, जिस ऑर्गन पे जाएगा उधर उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर इज नॉट अ बीमारी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज, सिंड्रोम कहते हैं इसको। ओके। डायबिटीज अपने आप में खतरनाक जितनी नहीं है, उससे उसकी कॉम्प्लिकेशंस खतरनाक है। ब्लड प्रेशर जितना अपने आप में खतरनाक नहीं है, उससे उसकी कॉम्प्लिकेशन खतरनाक है। अगर कोई छोटी समस्या हो जाती है ना किसी को, वो हीलअप हो जाएगी, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है, उसे हीलअप होने में टाइम लग जाएगा। तो ये उतनी ज्यादा खतरनाक है। अगर किसी को बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नेफ्रॉन्स पे जा रहा है, किडनी फिल्टर कर रही है ब्लड को, और वहां पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, जैसे आपकी छन्नी है एक, आप छन्नी पे पानी डालते हो, फिल्टर होता है, अब आपने डाल दिया खूब दबा के प्रेशर से छन्नी के ऊपर पानी, और रेगुलर डाले जा रहे हो, 24 घंटे डाले जा रहे हो। किडनी तो फ्री नहीं है ना, वो तो रेगुलर काम कर रही है, उसकी होली दिवाली पे कोई छुट्टी थोड़ा है। सही बात है। रात को भी तो कर रही है जब आप सो रहे हो। बिल्कुल। और आप डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, ओके। तो फिर तो डैमेज होना ही है। होगा ही ना उसका। करेक्ट। कहीं ना कहीं तो वो वार करेगी ही करेगी, बढ़ा हुआ बीपी। ओके। तो मुझे एक चीज बताइए, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज पता लगी कि अब मान लेते किसी की किडनी अभी सबसे बेस्ट हाल में नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है जिससे उसको डिटॉक्स भी किया जा सकता है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर किसी को अपनी किडनी का, अभी तक जिसने वीडियो देखा है, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और उन्होंने रियलाइज किया कि यार इट इज हाई टाइम कि यार अब मैं अपनी किडनी के टेक केयर करूं, तो आप इसके लिए आप लोगों ने क्या सोल्यूशन निकाला है फॉर दिस पर्टिकुलर इशू? देखिए, बहुत सारे ना पेशेंट प्री डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज है नहीं बट हो जाएगी। बहुत सारे पेशेंट प्री हाइपरटेंसिव हैं, वो उस जोन में जिनको हो जाएगी। इसी तरीके से ना बहुत सारे लोग किडनी की प्रॉब्लम अभी नहीं है लेकिन होने की संभावनाएं बहुत हैं। बिल्कुल। उनके लिए ना हमने एक किडनी डिटॉक्स किट निकाली है, जो किडनी आपकी डिटॉक्स कर देगी, जो आपकी शरीर की गंदगी को निकालेगी, किडनी को सपोर्ट करेगी। एक तरीके का किडनी को सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे वो खराब होने से बचने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके। बढ़ा हुआ डायबिटीज है जिनको, उनको किडनी खराब ना हो, उसके लिए ये बेस्ट है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, उसके लिए ये बेस्ट है। जिन लोगों का किडनी की प्रॉब्लम जस्ट शुरू हुई है, बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। क्रेटनाइन 1 है, 2 है, 3 है, उनको लगता है क्या हुआ यार, 1 से 2 बढ़ा है क्रेटनाइन, रिपोर्ट में तो 1 से 2 दिख रहा होता है। करेक्ट। 1 था 2 हो गया। लेकिन जब वो क्रेटनाइन 1 से 2 बढ़ रहा होता है, टर्मिनोलॉजी बड़ी खतरनाक है, बता देते हैं। इतनी खतरनाक है कि रेशोज भी ऐसी बना रखी है कि 1 से 2 जब बढ़ा
तो किडनी 50% मर गई, खराब हो गई। और 2 से 3 में किडनी 25% तक खराब हो जाती है, और 3 से 10 में किडनी आगे 25% खराब हो रही होती है। तो जनरली पेशेंट को क्या लगता है, एक नॉर्मल है, अभी तो मेरा 2 ही हुआ है, बट एट दैट स्टेज द किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग अप टू 50%, ओ मतलब and right from 2 to 3 there is a further damage of around 25% more। तो ये 70-75% किडनी का डैमेज 1 से 3 में हो रहा है। तो उन पेशेंट्स के लिए भी हमने ये किडनी डिटॉक्स किट निकाली है, जिसके अंदर हमारे काढ़े की फॉर्म में औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, और लगभग इसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ हैं वो उसमें रात को 1 पाउच भिगोना है, उसके अंदर डाल के रखना है, और सुबह उसको 400 ml पानी में रात को भिगोना है, मॉर्निंग में उसको उबाल के 100 ml कर लेना है पानी को, और उसको छान के पीना है। ओके। सिमिलरली मॉर्निंग में यही करना है, 1 पैकेट भिगोना है और उसको 400 ml में भिगोना है और रात को पी लेना है। ठीक है। 12 घंटे का गैप रखना है दोनों में। जो प्री पेशेंट्स हैं या जो स्टार्टिंग स्टेज के हैं उनके लिए है ये। ओके। और जो बड़े हुए स्टेज वाले हैं उनके लिए और ज़्यादा मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस हो जाती है। बट यहाँ तक के लिए चीज़ें जो हैं कंट्रोल की जा सकती हैं, डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिसिन्स, एक्यूप्रेशर, योग, ये सब अगर होलिस्टिकली किया जाए तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। सो बेसिकली अगर मुझे अपनी किडनी को स्वस्थ रखना है, मैं वो चांस नहीं लेना चाहता हूं कि कल को जाके भैया वो उस स्टेज पे पहुंच जाए जहां 70% डैमेज हो जाए, तो ये किट मेरे लिए बनी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ओके ओके। और इसका सिस्टम बहुत सिंपल है, आपने जैसे बताया 12 घंटे के बीच में जो भिगो के मैंने रखा हुआ है उसको फिर मेरे को कंज्यूम करना है, करेक्ट? बिल्कुल ठीक। वाह, बहुत सिंपल सा है। मैं वैसे इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जितने हमारे व्यूअर्स हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, एक तो आपने बहुत बढ़िया सोल्यूशन बता दिया, एक और होता है कि जो लोग थोड़े से आगे के स्टेज पे चले गए, वो आपके जो इतने सारे हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक है, वहां पर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं। एक मैं आपसे समझना चाहता हूं, ऐसे 3 से 4 फूड जो आपकी किडनी के हेल्थ के लिए बहुत सही होते हैं, वो मैं आपसे समझना चाहता हूं। 3 से 4 चीजें जो अभी हेल्दी हैं जी, जो लोग हेल्दी हैं जी, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए क्या बेस्ट होता है वो कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। ये किडनी पेशेंट के लिए नहीं है जी, जो फिट है और उनको किडनी अपनी फिट रखनी है। ठीक है। एक ऐसी चीज है जो एडल्ट्रेट नहीं हो सकती। बहुत सारी चीजें ना एडल्ट्रेट हो रही हैं, सॉइल एडल्ट्रेटेड है, एयर है, सब चीजें हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो एडल्ट्रेट नहीं हो सकती, जिसको करते ही वो खराब हो जाती है, और वो किडनी के लिए बहुत अच्छी है। और उसका नाम है हमारे आसपास इजीली अवेलेबल नारियल पानी। मैं एक पेशेंट को ऐसे समझा रहा था, तो नारियल पानी मेरे को 1 महीने बाद वो मिला। वो कहता है मैं नारियल पानी रोज पी रहा हूँ। मैंने पूछा कैसे पी रहा है? कह रहा है वो पैकेट वाले टेट्रा पैक आते हैं वो पी रहा हूँ। तो वो नारियल पानी आपने नहीं लेना है। जो नारियल पानी प्रॉपर आपका मिल रहा है वो आपने लेना है, जो आपके सामने ओपन हो रहा है, खुल रहा है। अच्छा लग रहा है, मैंने आज से अभी 2 घंटे पहले नारियल पानी पिया वो वाला। ठीक तो है। वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा, और वो एडल्टरेट भी नहीं हो सकता। परफेक्ट। किडनी के लिए बेस्ट है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने खाना जो है वो घर का खाया, बाहर का नहीं खाया, उसमें मैदा कम होगा, उसके अंदर नमक ठीक होगा, तो वो किडनी के लिए बेस्ट है। ठीक है। पैकेज्ड चीज़ें आपने बंद करी, बाहर की जो चीज़ें आप खा रहे हो वो आपने बंद कर दी, कम कर दी, आज के हिसाब से कम कर दी, पूरा बंद नहीं होती, कम कर दी। ठीक है। क्योंकि आज क्या है ना, आयुर्वेद 5000 साल पहले के हिसाब से था। मैं आज के हिसाब से उसे कैसे हम उसे बना सकते हैं उस पर भी बात करें। करेक्ट। और उसके साथ साथ आपने जो है खाने के अंदर, ये नहीं कि आप सिर्फ ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो आपके ऊपर बॉडी के ऊपर प्रेशर डाल रही है, आप थोड़ी इजीली डाइजेस्टेबल एब्जॉर्बेबल चीज़ें खा रहे हो, घिया, तोरी, टिंडा, परवल, ये सब चीज़ें खा रहे हो, फ्रूट सैंपल मात्रा में आप खा रहे हो, तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, डिटॉक्स रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पानी। 70% बॉडी तो पानी है ना। जी बिल्कुल। तो पानी तो हमें देख के चलना है कि हम अपनी बॉडी को हाइड्रेशन मेंटेन करें। ओके मुझे एक चीज बताइए कि आपने ये चीज कही कि पैकेज्ड फूड हमको अवॉइड करना चाहिए। मैं इधर एक चीज पे आना चाहूंगा। आजकल मार्केट में एक नया सेगमेंट बना है, ऑर्गेनिक हेल्दी फूड। अब वो लोग भी बोलते हैं कि इसमें 0 ट्रांस फैट और पता नहीं बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं। क्या आप कह रहे हैं कि ये फूड भी कभी किडनीज को डैमेज कर सकते हैं हमारे? देखो, हर फूड किडनी को डैमेज नहीं करेगा। ऐसे नहीं कि आप जो है पैकेज्ड, बाय पैकेज मेरा मतलब है जिसमें प्रिजर्वेटिव डला हुआ है, ओके, जिसके अंदर
हमें कई चीजों में तो डल के आ रहा है ना, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जी। जिसपे लिखा हुआ है ना पीछे लेवल पे प्रिजर्वेटिव है, वो एक तो वो पहले अवॉइड कर दें एक तो अपन। पहले डल गया ना, जी। जो हम रॉ में ले रहे हैं, उसके बाद कंपनी ने और डाल दिया। करेक्ट। एक तो सॉइल में है ही है, एक तो एयर में है ही है प्रिजर्वेटिव। वो तो हम वैसे भी जो खाना खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो जा ही रहा है ना, हम चाहे उसको भिगो के खा रहे हैं, हम उसकी प्रॉपर लीचिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जी। अब उसी से तो वही बन रहा है ना, करेक्ट। जो पैकेज वाला है, उसी के बाद वो फैक्ट्री में जा रहा है, अब और प्रिजर्वेटिव डाल दिया उसमें, और फ्लेवरिंग डाल दी, और उसके अंदर आर्टिफिशियल चीजें डाल दी। और कुछ चीजें तो पता है आपको, ये सब चीजें कंपनी भी डिस्क्लोज नहीं करती, हाँ बिल्कुल। बर्गर कंपनीज नहीं करती, नूडल कंपनीज नहीं करती, जी। तो वो भी हम ले रहे होते हैं। करेक्ट। तो वो से तो बचें। ओके। तो बेसिकली हाँ, जो अपन को दिख ही रहा है और लेबल में लिखा ही हुआ है कि इसमें प्रिजर्वेटिव डला, ये सारी चीजें जितना हो सके अपन अवॉइड करें। ओकेजनली चलेगा, हाँ। लेकिन उस चीज को अवॉइड करें। अब देखिए, किडनी वाली बात तो हमने करी है, अब उसी से रिलेटेड ना आज एक ऑर्गन है, लिवर, उस पे आएंगे धीरे धीरे करके, हम फिर थोड़ा सा घुटनों तक आ जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, लीवर की जब हम बात करते हैं ना, आजकल एक बहुत बड़ी परेशानी चल रही है मेरे ही पहचान वालों में, मेरे सर्कल में, मेरे को लगता है 50-60% लोगों को होगा, वो है फैटी लिवर। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज के युग में ये अचानक से फैटी लिवर इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? आयुर्वेद का इसमें क्या सोल्यूशन है? फैटी लिवर का होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी सर्केडियम रिदम का बिगड़ना, सोने उठने का टाइम बिगड़ना। अब क्या है ना कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो ये सब 10-10 12-12 घंटे बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा काम मत करो, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि आप काम पूरा अच्छे से करो, लेकिन अपने टाइम को ऐसे मैनेज करो कि अगर आप 1 घंटा अपनी बॉडी को दे पाओ। अगर वो भी नहीं दे पा रहे तो फिर क्या फायदा है जीने का? सिर्फ आप लगे हुए हो, भागा दौड़ी में लगे हुए हो और अपनी बॉडी की नहीं सुन रहे। तो जब आप अपनी बॉडी की नहीं सुनते और आप बैठे ही रहते हो 3-3 4-4 घंटे एक ही जगह पे, तो उसके बाद क्या होता है कि लीवर पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि लीवर जो है वो बॉडी का इंजन है। आप खाना कौन सा खा रहे हो? आप हर एक घंटे में चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, आप नमक मिर्च मसाले भर के खा रहे हो खाने में, आप उसके साथ साथ तली हुई चीजें खा रहे हो दबा के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो रात हो जाती है तो फिर वो अलग से कुछ सीन बन जाता है बहुत सारी जगहों पे। जी। वो अल्कोहल का सेवन शुरू हो जाता है। तो अल्कोहल से आपने सुना होगा ना कि अरे वो तो पूरा टैंकर है, वो तो बहुत अल्कोहल पीता है, उसको कुछ होता ही नहीं है। जी। तो उसको क्यों नहीं होता कुछ? जो खूब अल्कोहल पी रहा है, उसको क्यों नहीं हो रहा कुछ? क्योंकि उसके लीवर में एक एंजाइम जाके जमा हो गया है जो उसको उस अल्कोहल को फील नहीं होने दे रहा। तो उसको और पीनी पड़ती है, उसको और पीनी पड़ती है, और पीता है और पीता है, और उस एंजाइम का नाम है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस। वो एंजाइम जाके जमा होता है और फिर धीरे धीरे वो आदमी टैंकर बन जाता है। टैंकर बन गया क्योंकि उससे फील नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है उसके लीवर को, पर पता नहीं चल रहा उसको। तो जितना ज्यादा पीता जाता है वो एंजाइम जमा होता जाता है, फैटी लीवर, फिर लीवर फाइब्रोसिस, फिर लीवर सिरोसिस, और फिर लीवर कैंसर तक भी जाता है ये स्टेज बहुत सारे पेशेंट्स में। बट लीवर की एक अच्छी बात है, वो रीजनरेट करता है, उसको मौका दो, वो बाउंस बैक करता है। ओके ओके, आपकी लैंग्वेज में बाउंस बैक करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लीवर भी बाउंस बैक करता है हमारा। अच्छा, ये खुद से रीजनरेट भी होता है? रीजनरेट होता है। इसे थोड़ी सी शांति चाहिए, सुख चाहिए, थोड़ा अपने सोचने के लिए टाइम चाहिए, कुछ ओवरलोड मत डालो उसके ऊपर। फास्टिंग कर लो कभी कभी, हफ्ते में एक दिन फास्टिंग। ये आपने बहुत बढ़िया, फास्टिंग में ना अभी बहुत ज्यादा चीजें चल रही है। एक आजकल बहुत बढ़िया टर्म चल रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये मुझे तो लगता है हमारे पूर्वज, क्योंकि मैं अपने एंसेस्टर्स को देखता था तो पहले से करते थे, लेकिन आजकल बहुत हाइप में चल रहा है। अब इसमें भी बहुत अलग अलग चल रहा है, 8 16, फिर 12 पता नहीं कुछ नए नए चीजें चल रहे हैं। और एक हो रहा है कि भाई, एक तो मैंने ये भी देखा है कुछ लोग 2-2 दिन तक वाटर फास्ट कर रहे हैं, अलग अलग। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, पहला, क्या फास्टिंग सही में बेनिफिशियल है या ये सिर्फ हाइप है? दूसरा, किस प्रकार की फास्टिंग आपके सेहत के लिए सबसे बेस्ट है? और तीसरा, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग ये फेड है, ये फाड़ है, मतलब ये स्टाइल में है आजकल, या सही में इसमें कुछ है? लंघनम परम औषधम, आयुर्वेद में कहा है। लंघन यानी कि फास्टिंग, परम मतलब बेस्ट, औषधम मतलब मेडिसिन। लंघनम परम औषधम। तो लंघन फास्टिंग जो है वो बेस्ट औषधि है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग ये आज के युग की बात होगी। हम आयुर्वेद में आचार्य वाग्भट की 5000 साल पहले की बात करें तो वो कहते हैं सूर्यास्त के बाद कुछ मत खाओ, सूर्योदय से पहले कुछ मत खाओ। तो बेसिकली ये आप देखोगे तो 15-16 घंटे आपको कुछ नहीं खाना। करेक्ट। अब ये ज़्यादा रिलेटेबल इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी के हिसाब से है, जहां आप बैठे हो उस हिसाब से है। सूर्यास्त के बाद मत खाओ, सूर्योदय से पहले मत। उसी का दूसरा बिगड़ा हुआ फॉर्म है इंटरमिटेंट फास्टिंग।
तो ये आचार्य वाग्भट ने आयुर्वेद में बताया है 5000 साल पहले कि फास्टिंग जो है वो आपकी बॉडी की डिटॉक्स करता है। लेकिन हम उसको तब मानते हैं जब वो वैज्ञानिक तरीके से वेस्ट से दोबारा होकर हमारे पास आता है। कोई भी चीज़ होती है हम उसको अप्रिशिएट तभी करते हैं ना जब वो वेस्ट वाले अडॉप्ट कर लेते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे भी यही हुआ। अब क्या हुआ कि ये कल्चर वेस्ट में गया। अब वेस्ट में भी रिसर्च हुई इस पे और इसमें ऑटोफेजी नाम की प्रक्रिया पता चली कि इसमें होती है। जब हम बॉडी में कुछ नहीं डालते तो क्या होता है, हमारी बॉडी के गंदे जो सेल्स होते हैं वो मरने लग जाते हैं और हमारी बॉडी के जो अच्छे सेल्स होते हैं वो गंदे सेल्स को खाने लग जाते हैं। तो फास्टिंग के दौरान ये हो रहा है, ऑटोफेजी हो रही है। तो अच्छे सेल्स गंदे सेल्स को खा रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी रीजनरेट कर रही है। ऐसा तो किसी दवाई से भी नहीं होता। वाओ, ओके। तो फास्टिंग से ऑटोफेजी हो रही है और इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। मैं साइंटिस्ट का नाम नहीं लेता कभी भी, क्योंकि आचार्य वाग्भट की देन है ना, तो उनका नाम लूंगा। और उसी को कॉपी पेस्ट करके विदेशी लोग सही में यार क्या कर रहे हैं। तो जी। ये फास्टिंग के इतने बेनिफिट है। वाओ। और फास्टिंग में क्या होता है, जनरली हम फास्ट तो करते हैं बहुत लोग, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, वो तलाई कर रहे होते हैं, कढ़ाई लगा के। हाँ, ये तो हमारे इंडियन फैमिलीज में कॉमन है। हाँ, वो तलाई वाली फास्टिंग होती है उनकी। हाँ, वैसी फास्टिंग नहीं होती। फरसान खाएंगे, फिर उसके बाद वो साबूदाने की खिचड़ी बढ़िया बनेगी, बड़े बनेंगे, सब बनेंगे। ये तो और जरूरी उसके साथ वो आलू के और आलू के, किट्टू हाँ, के और सब बनता है ना, बिल्कुल, आलू के बिल्कुल, पकौड़े और किट्टू बिल्कुल, के पकौड़े और बिल्कुल। बहुत सारी चीजें बनती हैं। फास्टिंग नहीं, फीस्टिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। फास्टिंग ये नहीं है आप अपने आप को खुश कर रहे हो, ये फास्टिंग है। ये फास्टिंग नहीं कर रहे आप, या आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। तो फास्टिंग करनी है ना तो दो ही प्रकार से है जी। एक है फलाहार, आपने पूरा दिन फल खाया और कुछ नहीं खाया, बॉडी डिटॉक्स होती है ना उससे। दूसरा है निराहार, जो आपने वाटर फास्टिंग बोली। आपने कोई सॉलिड नहीं खाया, आपने पानी पिया पूरा दिन, दूसरी निराहार है। तो ये दो ही तरह की फास्टिंग है, बाकी सब फीस्टिंग है। अच्छा, तो दोस्तों यही दो तरीके की फास्टिंग है। मेरे को इसी पे जो दूसरा तरह का आपने फास्टिंग बताया, जो हम निराहार वाला आप जो बोल रहे हैं, उसमें मुझे ये चीज समझनी है कि लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि मेल्स और फीमेल्स में फास्टिंग अलग अलग तरीके से असर करता है। ये थोड़ा सा अगर आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें, क्या इसमें सच्चाई है या ये सिर्फ बोलने की बात है? मेल और फीमेल के ना कुछ ऑर्गन्स अलग अलग हैं, बट जो फास्टिंग से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं वो तो सेम है। ओके। हमारी बॉडी है, हमारी जो स्टमक है, हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, हमारी पूरी लीवर है, किडनीज है, इन ब्रेन है, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करता है फास्टिंग। जी। ये सब चीज़ों में भी बहुत बेनिफिशियल है। ओके। तो ये मल्टीपल बेनिफिट हैं इसके। अब वाटर फास्टिंग भी बहुत ट्रेंड में है और फायदे भी बहुत हैं उसके। करेक्ट। लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं है, ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं है, ये ओल्ड एज के लिए नहीं है, निराहार फास्टिंग। ओके। और फलाहार भी इनको देखना है कि किस तरीके से लेना है, सभी के लिए नहीं है, ये यंगस्टर्स के लिए और जो हेल्दी रहना चाहते हैं उनके लिए। अब डायबिटिक पेशेंट फास्टिंग करेगा तो प्रॉब्लम है, हेल्दी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, दैट डिपेंड्स कि किस तरीके की कर सकते हैं अंडर मेडिकल सुपरविजन। या हमारे यहाँ पे 6 हॉस्पिटल्स हैं और अपने 8 क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे जाके भी आप समझ सकते हैं, निःशुल्क परामर्श भी ले सकते हैं हमारे डॉक्टर से। हमारे नंबर पे भी मैं आप नीचे लगा देना, कोई फ्री कंसल्टेशन भी लेना चाहे, हम उसको पूरा गाइड करेंगे इसके। करेक्ट। अभी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा दोस्तों, आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं। मुझे एक चीज बताइए, अब एक जनरल प्रोफेशनल है जो आईटी की जॉब कर रहा है, वो अपनी नौकरी जा रहा है, ये महीने में तो देखिए बाहर का खाना इधर उधर सब हो रहा है, इनके लिए अब सबसे बेस्ट क्या होगा? किस तरह से फास्टिंग करें? क्या हफ्ते में 1 बार कर लें, महीने में 2 बार कर लें? कुछ एक आइडिया आपकी तरफ से। हफ्ते में 1 दिन का फास्ट अगर करते हैं, जैसे मैं मंडे फास्टिंग करता हूँ, मैं संडे खाता हूँ रात को खाना और फिर मैं ट्यूसडे खाता हूँ, तो दैट बिकम्स अ 36 आवर फास्ट। 36 आवर फास्ट हो जाता है कि रात को खाया और मतलब शाम को खाया 6 बजे से पहले और अगले दिन ट्यूसडे को खाया। तो ये फास्टिंग एक हेल्दी यंग लोग तो कर सकते हैं, ये बेस्ट है। और बहुत से लोग 3 डे वाटर फास्टिंग भी करते हैं, 2 डे भी करते हैं, बट दैट शुड बी डन अंडर मेडिकल सुपरविजन। 1 दिन का फास्ट आप इजीली रख सकते हो, 2 और 3 दिन के भी बेनिफिट होते हैं। ओके। बट 1 दिन तक आप इजीली रख सकते हो। मैं मंथ में 2 बार, 2 या 3 बार 24 आवर्स वाला कर लेता हूं। एकादशी का फास्ट हमारा बताया गया है हमें। जो भी कोई जन्माष्टमी आ रही है, होली आ रही है, दिवाली आ रही है, बड़े फेस्टिवल से फास्टिंग का हमारा बताया गया ना। पहले क्यों बताया? भगवान को खुश करने के साथ साथ अपनी बॉडी को खुश करने के लिए, क्योंकि उसे रिलीजन से जोड़ दिया ना, ताकि ज्यादा लोग करें।
ओह, आपके मेरे okay. बोलने से नहीं करेंगे ना। जब आप Correct. उसे किसी चीज को आप रिलीजन से जोड़ देते हो तो वो वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस हो जाती है उसकी। करेक्ट, करेक्ट। तो इसलिए उसको वहां जोड़ दिया गया। देखिए, किडनी और लीवर की तो बात कर ली, मुझे एक चीज बताइए कि अब हम अगर थोड़ा और बॉडी पार्ट में नीचे जाते हैं तो आजकल ना घुटनों की समस्या बहुत लोगों को हो रही है। मैं समझना चाहता हूं अभी सबसे ज्यादा आपके पास इतने सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, घुटनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या दिख रही है और ये अचानक से इतनी क्यों बढ़ रही है? मैंने देखा स्काई रॉकेट हो गई ये सारी चीजें, ऐसा क्यों हो रहा है? 40 साल 50 साल की उम्र में घुटने खराब होने लग गए हैं लोगों के। करेक्ट। पर पहले तो हम देखते थे, हम बता रहे हैं हमारे दादा नाना लोग, ये तो 75-80 तक भी बढ़िया मस्त चल चल के चलते चलते गए, उनको ये सब नहीं हो रहा था। हमको क्यों हो रहा है ये सारी चीजें? क्योंकि वो इंडियन टॉयलेट यूज करते थे, हम वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं। हमारे घुटने मुड़ते नहीं है पूरे, उनके मुड़ा करते थे, वो फ्लेक्सिबल रहते थे। क्योंकि वो खाना खाते थे सुखासन में चौकड़ी मार के, और आज भी जापान के लोग और कई कंट्रीज के लोग उसी में खाते हैं। बट हमें तो भूत है वेस्ट का, हम डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं तो घुटने तो मुड़ नहीं रहे। अब उनके लिए तो वो ठीक है ना, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा है, वो मूवमेंट ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, मोबाइल नहीं होते जॉइंट। हमारे मोबाइल ज़्यादा हैं, हमने जकड़ लिया उनको मूवमेंट ना करके, मुड़ नहीं रहे ना। सूर्य नमस्कार हमारा बताया गया है, सूर्य नमस्कार भी अगर लोग करें तो घुटने भी ठीक रहेंगे, बॉडी भी ठीक रहेगी। तो हमने ऐसी हैबिट्स अपने अंदर डाल ली कि घर से जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे और फिर 10 घंटे बैठेंगे और फिर गाड़ी में वापस आएंगे, घर में बैठ जाएंगे। अरे बॉडी के मसल जॉइंट्स का की लाइफस्टाइल थोड़ा ही है। पहले लोग खेतों में लगते थे, मैं नहीं कह रहा आप खेतों में लगो, बॉडी को टाइम तो दे दो, और खेतों में भी लगते हो तो अच्छी बात है, अपने लिए कुछ ऑर्गेनिक उगा लेंगे जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, घुटने की प्रॉब्लम बढ़ती गई। अब लाइफस्टाइल में जो चेंजेस कर सकते हैं वो मैंने बताया, जितना पॉसिबल हो। 4 बाथरूम है तो दिखाना भी तो है ना लोगों को, सारे इंडियन टॉयलेट तो नहीं लगा लेंगे जी। तो एक आध अपने लिए बना लो इंडियन वाला कि आप उस पर चले गए, बाकी अपना जो है दिखाने के लिए दूसरे भी हो गए। तो अगर आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है तो ये बहुत ज़रूरी है, और जितना हो सके बॉडी को मूवमेंट पे लाओ, घुटनों को मूवमेंट पे लाओ। उसके साथ साथ कुछ चीज़ों का ध्यान और रखना है। जब आप इंडियन टॉयलेट पे बैठ के स्टूल क्लियर करते हो तो आप मलासन हो जाता है, वो मलासन जो है बताया गया, और आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी ठीक हो जाएगी उससे। हाँ, ये आप सही बोल रहे हैं, बहुत पूरा क्लीन हो जाता है। करेक्ट। हाँ, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। घुटने जो हैं वो खराब होने का मेन रीज़न हमारा लाइफस्टाइल हो गया, खाना पीना भी गड़बड़ हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। हम जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हुआ नहीं, रासरक मांस में दस्ती मज्जा शुक्र बना नहीं, और उसके साथ साथ क्या हुआ कि वो हमारा आम बन गया, अनडाइजेस्टेड मैटर बन गया, और वो घुटनों को नुकसान पहुंचा रहा है, बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, हर जगह जाके जमा हो रहा है। ये सबसे बड़ा रीज़न है घुटने खराब होने का। ओके, ओके। और एक चीज, बिकॉज घुटनों की अगर हम बात करें तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये भी काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को बताइए एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है और क्यों हो रही है। अब घुटने घिस गए, अब घिसने के कारण क्या हुआ कि घुटने के लिए अब जो भी ऑर्गन खराब होता है उससे कहा जाता है आप इसे बदल लो, नया लगा लो, इसको ट्रांसप्लांट करा लो। दैट इज द ओनली थिंग। लिवर खराब हुआ बदल लो, लंग्स खराब हुआ ट्रांसप्लांट करा लो, किडनी खराब हुई ट्रांसप्लांट करा लो, घुटना खराब हुआ ट्रांसप्लांट करा लो, सब चीजें बदल दो। भाई ठीक नहीं होती, बदल दो। ऐसा एलोपैथी में होता है कि आप उसका ट्रांसप्लांट करा लो, घुटने खराब हो गए तो वो ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े। अब आयुर्वेद की एंट्री हो जाती है यहाँ पे कि आपको घुटने आपके ठीक रहें। आप जो आपका घुटने का ग्रीस है, बेसिकली क्या होता है कि फीमर और तिबिया 2 बोन्स होती हैं, और वो 2 बोन्स जब बोन ऑन बोन हो जाती है तो घुटने में कट कट आवाज आने लग जाती है। कट कट की आवाज आ रही है मतलब बोन ऑन बोन हो रही है, मतलब JSW, जॉइंट स्पेस विड्थ, जो 4-5 mm का होता है इन दोनों के बीच में, वो कम हो जाता है, और 1 mm होते ही वो कट कट की आवाज भी शुरू हो जाती है, तो वो कम हो गया है, इसलिए आपको आवाज आ रही है, घुटना खराब हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। तो उसको वापस बढ़ाने पे हम काम करते हैं। ओके। एक एक्सरे हम पहले कराते हैं पेशेंट का, और एक एक्सरे 3 महीने के बाद कराते हैं। और जब वो एक्सरे कराते हैं तो इन बिटवीन हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके अंदर हम पंचकर्म करते हैं पेशेंट का। पंचकर्म के अंदर हम बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, रिजुविनेशन करते हैं। इस तरीके से हम उस पेशेंट को एक्सरे के अंदर चेंजेस ला के दिखाते हैं, किस प्रकार आपके बिफोर और आफ्टर में चेंजेस आते हैं, किस प्रकार आपके घुटने रीजनरेट कर सकते हैं। नकली घुटना, प्लास्टिक का घुटना, मेटल का घुटने की बात नहीं कर रहा, आपका अपना घुटना। हम रीजनरेट कर सकते हैं, रीजनरेट करते हैं हम। बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास जिनमें बिफोर और आफ्टर में चेंजेस आए हैं, एक्सरे के अंदर चेंजेस आए हैं।
वाओ। और ये सब पॉसिबल है आयुर्वेद से। बहुत सारी थेरेपीज इस प्रकार बताई गई हैं कि अगर आप उसको पर्टिकुलर मेडिकेटेड तरीके से हम यूज करते हैं, हमने प्रोटोकॉल के तहत इसको रेडी किया है। ओके। मेडिकेटेड मेडिसिन, हमारी अपनी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग, हम बाहर से कुछ नहीं लेते, चाहे ऑयल हो चाहे मेडिसिन हो। उसको जब हम लेके यूज करते हैं तो इसमें क्या है कि जब आप मेडिसिन का यूज कर रहे हो तो वो क्या होता है कि वहां पे उन मेडिसिन से और जो पोटली का यूज कर रहे हैं उससे रिजुविनेशन होना शुरू होता है। उसके साथ डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिसिन, एक्यूप्रेशर सब चीजें बताते हैं पेशेंट को। तो एक्सरे के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, और चेंजेस आते हैं तो रिजुविनेशन स्टार्ट होने लग जाता है, और ये हो रहा है। सो आपने नी की जब आप बात कर रहे थे, मैंने एक वर्ड नोटिस करा, आपने कहा पंचकर्मा, है ना। मैंने इसके बारे में सुना बहुत है, लेकिन आज तक समझा नहीं हो क्या है, और आई एम प्रिटी श्योर हमारी ऑडियंस काफी होगी जिनको शायद समझना होगा। हो सकता है वो आपको कंसल्ट करना चाहते हैं कि सर हमको भी ये करवाना है, तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए फॉर लेमैन कि एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें करते क्या है, आप लोग कैसे कराते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। पंचकर्मा मतलब पांच, पंजाब मतलब पांच नदियों का जहाँ संगम होता है। पंचकर्मा मतलब पांच क्रियाओं का जहाँ संगम हो रहा है। पंचकर्मा में आता है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। ये पांच प्रोसेसेस है जो पंचकर्मा को बनाते हैं। अब किस पेशेंट में क्या देना है, कितना देना है, वो एज पर द डॉक्टर प्रोटोकॉल होता है। उसके साथ उसके प्री ट्रीटमेंट होते हैं, जो पूर्व कर्म जिनको हम कहते हैं, जिसमें स्नेहन और स्वेदन आते हैं, ओलिएशन हो गया, अभ्यंग हो गया, और साथ साथ स्टीम बात हो गई उसमें। और उसके बाद जो पश्चात कर्म होते हैं उसमें डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे फास्ट के बाद आपको देखना है कि आपने एकदम से हैवी नहीं खाना। ओके। उसके साथ साथ यहाँ पे भी जब पंचकर्म कराते हैं तो एकदम से हैवी डाइट नहीं दी जाती। खिचड़ी से, दलिए से स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे बॉडी की अग्नि यानी कि जठर अग्नि को बढ़ाया जाता है। और फिर जठर अग्नि जब पूरी आ जाती है तो फिर बॉडी में धीरे धीरे करके नॉर्मल उसको डाइट पे लाया जाता है। ओके। तो पंचकर्मा जो है वो बेसिकली एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जब बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है तो विरेचन देंगे, बॉडी में कफ बढ़ा हुआ है, वात पित्त कफ त्रिदोष है, कफ बढ़ा हुआ है तो वमन देंगे, और साथ साथ अगर वात बढ़ा हुआ है तो बस्ती भी देंगे। तो ये सारा अलग अलग के हिसाब से बना हुआ है आपकी बॉडी में कौन से, जैसे वात तब बढ़ता है जब घुटनों की प्रॉब्लम है, किसी को कोई पेन हो रहा है तो मतलब वात बढ़ा हुआ है, पेट की समस्या है, स्किन की समस्या है मतलब पित्त बढ़ा हुआ है, लंग्स की समस्या है, सांस लेने में दिक्कत है, इस तरह की समस्या तो कफ बढ़ा हुआ है। तो वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए इन में से पंचकर्म में से कौन सी प्रॉब्लम में क्या यूज होगा वो डॉक्टर के हिसाब से जज करके फिर हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। इंडोर भी करते हैं और डे केयर में भी करते हैं। पेशेंट आया, ट्रीटमेंट लिया और चला गया। इंडोर मतलब वो आएगा, हमारे हॉस्पिटल में रहेगा, और वहाँ पे ये पंचकर्म का प्रोसेस तो लेगा ही, साथ में डाइट भी, मेडिसिन भी, गाइडलाइंस भी, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन पूरा देते हैं। उसको पूरा बॉडी को सर्विस करा के भेजते हैं। तो गाड़ी की सर्विस कराते हो ना, फुल सर्विस। हाँ बिल्कुल। ये बॉडी की सर्विस है। ओके। तो बॉडी की सर्विस में क्या होगा कि आपकी ऑयलिंग भी होगी, अभ्यंग भी होगा, आपके त्रिदोष को भी बैलेंस किया जाएगा सब। और जैसे गाड़ी बिल्कुल सही हो जाती है ना, चलाने में अलग मजा आता है सर्विस के बाद, यहाँ पे भी आपको लगेगा मच मोर एनर्जेटिक, क्लैरिटी, ब्रेन क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी। डिजीज बहुत सारे जो हो रहे हैं उसके हिसाब से भी पंचकर्मा को वहां तो ठीक होगा ही ट्रीटमेंट पार्ट, लेकिन कुछ जो बीमारियां होने वाली थी वो भी नहीं होंगी। तो ये ओवरऑल डिटॉक्स है, क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच है आयुर्वेद। आयुर्वेद नहीं कहता ऑर्गन बेस्ड अप्रोच नहीं है कि आपका अगर लीवर खराब है तो लीवर पे ध्यान दो, आपकी पूरी बॉडी भी साथ साथ ठीक होगी। ओके। इसके साइड बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। तो आप जाते एक जैसे हो, आते एकदम नई नवीली गाड़ी जैसे हो एकदम। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ओके। लेकिन पता है मेरी एक आयुर्वेद से एक कंप्लेन है, अब आपसे बेटर इसका कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता। आज के टाइम में ना किसी को बुखार होता है, मेरे यूजुअल सर्कल में लोग एक गोली लेते हैं एलोपैथी की, पैरासिटामोल, और बोलते हैं बढ़िया अब अपन सही हो गए, क्योंकि भाई कल मीटिंग है तो हमको सही होना है, तो फटाक से लेते हैं, पसीना आता है, सही हो जाता है। आयुर्वेद में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, सही होने में थोड़ा समय लगता है, जो मेरे को लगता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, अगर आज मेरे को बुखार है, मैं कुछ आयुर्वेद रिलेटेड लूंगा तो मेरे को टाइम लगेगा, एलोपैथी तो वो मेरे को झट से सही कर दे रहा है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? और जब बुखार की दवाई लेते हो आपके जो जानकारी में, तो कुछ टाइम तो जाता होगा, खराब होता होगा ना उनका, या बिल्कुल ही इमीडिएटली 2-4 घंटे? कुछ टाइम तो खराब, हाँ, कुछ टाइम खराब होता है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर आपने आयुर्वेद फॉलो कर लिया तो आपको बुखार ही नहीं आएगा। ओ, बुखार आएगा ही नहीं। अब बुखार जब आता है ना तो उससे पहले कुछ सिम्टम आते हैं बॉडी में। सिम्टम कैसे आते हैं?
जिनको हम प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं, बीमारी के होने से पहले आने वाले सिम्टम्स। बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाएगा जी, डिजीनेस होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, उसके साथ साथ एक पेन होना शुरू हो जाएगा, अलग टाइप का, हेड भारी होगा। ऐसे पता चलता है कि कल बुखार आने वाला है। बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है अब मुझे कल बुखार चढ़ेगा, अभी आया नहीं है। उस समय में अगर आपने लंघन कर लिया, फास्टिंग कर ली, तो बुखार नहीं आएगा। लेकिन बुखार आने के बाद नहीं करना ये, उसके पहले बुखार आने से पहले, जब बॉडी बता रही है आपकी खराब होने वाली है, उस समय फास्टिंग कर ली तो आपने कुछ दिया नहीं, बॉडी ने ऑटोफेजी कर ली तो बुखार के जो गंदे सेल्स थे वो खत्म हो गए। और ये मैं पिछले 15 साल से करता आ रहा हूँ, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता, खुद पे ही आप अप्लाई कर चुके हैं। इसमें ये आयुर्वेद में कहा गया है कि आप बुखार जैसी समस्याओं के लिए गोली खा के ठीक हो रहे हो, वो गोली भी मत खाओ ना, बिना गोली के ठीक हो जाओ। हाँ, उससे बेटर क्या ही हो सकता है। आयुर्वेद तो यही कह रहा है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम। आप अपने बॉडी को हेल्दी रखो, आप अपनी बॉडी बीमारी ना पड़ो, तो आप बीमारी नहीं पड़ रहे ना, सबसे पहले तो आयुर्वेद वही कहता है। तो यही सवाल मैं खासकर उन माता पिताओं के लिए पूछ रहा हूं जिनके बच्चे अब ग्रो हो रहे हैं। और आजकल तो आपने देखा है एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, सब लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। आयुर्वेद के हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन सी चीजों का अभी से ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज वो हम कहते हैं ना, हैबिट्स जो अभी से बनेंगी वही लाइफ टाइम चलेंगी। तो ये क्या हैबिट सिखाएं पेरेंट्स आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, जिससे कि उनके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें? सबसे पहली बात है कि कुछ उनको सिखाना नहीं है, उनको करके दिखाना है। ओके, बच्चे आप सिखाते रहो, वो नहीं करेंगे जो आप सिखा रहे हो। आप जो करते हैं वही फॉलो करेंगे, जो आप कर रहे हो वही तो करेंगे। करेक्ट, बिल्कुल, जो आप बोलोगे वो थोड़ा करेंगे। सही बात है। रोबोट थोड़ा है जी, तो देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, जो आप कर रहे हो वही करेंगे। तो आपको एक आइडियल बनना पड़ेगा ना उनके लिए। आपको क्या करना है, ये सवाल ऐसे है जी, आपको क्या छोड़ना है और क्या फॉलो करना। बिल्कुल, इट गोज दैट वेज अराउंड। तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा आपको देना है, एक्सरसाइज करनी है, बेस्ट रूटीन है। फास्ट फूड जंक फूड अवॉइड हो जाए जितना उतना कर लो। 15 दिन महीने में 1 आध बार आप लेना चाहो ले लो, लेकिन उसको भी अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। उसके बाद पैकेज वाली चीजें कम से कम कर दो, बंद ही कर दो। खाना है तो कुछ अच्छा ही खा लो, हेल्दी खा लो। ठीक है। और साथ साथ आपने बॉडी को हाइड्रेशन जरूर रखना है। ओके। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंडिया में लोगों की हाइट कम होती जा रही है और चाइना में लोगों की हाइट बढ़ती जा रही है जी, क्योंकि बच्चों को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है। वहां पे पहले हाइट कम थी, अब लोगों की एवरेज हाइट वहां पे बढ़ गई है। न्यूट्रिशन का फर्क है। यहाँ पे न्यूट्रिशन बच्चों को मिल नहीं रहा क्योंकि जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। वहां पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया इस चीज के ऊपर। और अब जो नए बच्चों की हाइट आ रही है, एवरेज हाइट ऑफ अ चाइनीज इज हायर देन एन एवरेज हाइट ऑफ इंडियन, जो पहले कम हुआ करती थी। न्यूट्रिशन का भी बहुत बड़ा मैटर है ना। वाओ। तो आप अपने बच्चे को कह रहे हो तू हेल्दी खा और खुद खा रहे हो जंक। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली। एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें बताया था कि आई थिंक जापान या कोई कंट्री थी जहां बच्चों को बहुत हेल्दी हैबिट सिखाना शुरू कर दिया, मे बी चाइना था। तो कुछ इंडियंस गए ऐसे पूछने के लिए, देखने के लिए सही में बोला गया है या बस ऐसे ही बोल रहे हैं। तो बच्चे से बस ये पूछा गया कि आपकी फेवरेट डिश क्या है। हमारे इधर बोलते तो वो छोले भटूरे या इस तरह से, क्योंकि घर वालों ने वही सिखाया कि आलू का पराठा। उन्होंने बोला मेलन्स एंड ड्रैगन फ्रूट। और ये लोग हैरान हो गए कि भाई ये तो फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, इनका बेस्ट फूड बता रहे हैं। तो आई थिंक आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि वो लोग शायद ऐसा आइडल बनते जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। उनको स्कूलों में पढ़ा रहे हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना, हमें एड्स में पढ़ा रहे हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना। फर्क तो आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, लेकिन फिर मुझे एक चीज बताइए, बचपन से ना, एटलीस्ट हमारे बचपन में तो यही हुआ है कि जाने अनजाने में, कोई भी माता पिता बुरा तो नहीं चाहते, जाने अनजाने में ना हमें शुगर बहुत अलग अलग तरीके से खिलाया है। हमारे देश में देखिए 365 दिन में से 250 दिन तो कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। और फेस्टिवल में काजू कतली, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, चॉकलेट्स, बचपन से कुछ ना कुछ चल रहा है। चाय भी हम 3 कप दिन में पीते हैं, उसमें भी शक्कर बिना 1 चम्मच 2 चम्मच के होता नहीं है। मेरे को ये समझना है आयुर्वेद इस शक्कर को लेके क्या कहता है, क्या ये सही में इतना डैमेज कर रहा है? क्योंकि फिर मुझे ये लगता है कि भाई हमारे जो बहुत पूर्वज थे वो लोग भी तो करते ही होंगे घर पे बढ़िया पकवान वकवान बना के ये सब कर, तो ये डिफरेंस क्यों हो गया? वो वाले लोग तो 90-90 साल तक एकदम तंदुरुस्त होते थे और हम लोग नहीं हो पा रहे। क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आपने 2 चीजें बोली, शुगर और शक्कर। करेक्ट। ये दोनों एक नहीं है। शुगर इज चीनी, शक्कर जो है वो अलग है।
तो इन दोनों में बहुत अंतर है। ओके। आप जो हमारे पूर्वज खाते थे वो शक्कर खाते थे, खांड खाते थे, चीनी नहीं खाते थे। ओहो। 2 जनरेशन पीछे चले जाओ जी ना, जी 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 चीनी जी। कम थी ना, हाँ हाँ। ये चीजें होती थी ना, शक्कर होती थी, खांड होती थी, गुड़ होता गुड़ था, होता था जी। ये होता था मीठे में। आज तो चीनी से भरे पड़े हैं। आस पास जो मर्जी देख लो, चीनी में डूबे पड़े हैं हम। जो आप ड्रिंक्स पी रहे हो उसमें चीनी है, जो आप मिठाई खा रहे हो उसमें चीनी है, जो आप चॉकलेट खा रहे हो उसमें पाम ऑयल है, चीनी है। हर जगह पे आप देखोगे चीनी ही चीनी है। पैकेज वाली जो चीज खा रहे हो उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव चीनी है। चीनी की मिल के पास चले जाओ, इतनी स्मेल आएगी वहां खड़े नहीं हो पाओगे। चीनी के बनने में सल्फर का प्रयोग होता है। सल्फर वही जो पटाखों की फैक्ट्री में यूज हो रहा है। चीनी में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल हो। विटामिन हो, प्रोटीन हो, मिनरल हो, हमारी बॉडी को 20 चीजें चाहिए, चीनी में तो कुछ भी नहीं है। तो जो गुड़ लेते थे, शक्कर लेते थे ना, उसमें वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से नहीं बनता, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बनता है। तो गुड़ शक्कर लेते थे तो वो हेल्दी होते थे और वो कम लेते थे उसको। अब ये सब नहीं था ना, वो क्विक कॉमर्स एप्स, हाँ हाँ तो वो मिसिंग था। तो क्रेविंग कंट्रोल भी कर लेते थे बहुत सी बार। यहाँ तो क्रेविंग कंट्रोल नहीं होती, बिकॉज हमारे हाथ में तो सबसे बड़ी पैथोलॉजी है। जी जी। तो वो पैथोलॉजी वहां से शुरू होता है और क्रेविंग आते ही वो 3 क्लिक्स में ऑर्डर आ जाता है। बिल्कुल। तो वो जब 3 क्लिक्स में ऑर्डर आ रहा है ना, तो वो बड़ा ही खराब चीज है वो। और ये सब चीजें यहाँ से शुरू कि चीनी के बजाय आप गुड़ लो, खांड लो, अच्छा है, लेकिन चीनी को अवॉइड करो। चीनी से बॉडी के सेल्स में इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आती है, और वो सूजन आने के कारण आपकी बॉडी जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू करती है। तो गुड़ और खांड जो है वो एक सिंपल प्रोसेस से बनते हैं और चीनी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बनती है। चीनी को अवॉइड करना है, गुड़ को अपनाना है। गन्ने का रस है ना गुड़ तो। ओके। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आयुर्वेद इस डिबेट पे क्या कहता है? बहुत सारे लोग हैं कि भाई नॉन वेज नहीं खाएंगे तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे, प्रोटीन नहीं आएगा। वेजिटेरियन लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, वेजिटेरियन सबसे बेस्ट है। आयुर्वेद क्या कहता है? वेजिटेरियन डाइट सबसे बेस्ट है या नॉन वेजिटेरियन डाइट सबसे बेस्ट है? देखो, आयुर्वेद ना ऐसा कहीं पे भी नहीं कहता कि आप नॉन वेज मत खाओ। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि आपकी डाइट 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक जो इजीली डाइजेस्टेबल हेल्दी डाइट है, आपके माइंड क्लैरिटी रखती है। राजसिक डाइट मिडिल की, और तामसिक डाइट में नॉन वेज आता है। तामसिक डाइट में बॉडी तमस बढ़ता है, यानी कि बॉडी की नेगेटिव थिंकिंग बढ़ती है और नेगेटिव हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बट यहाँ पे वो मना नहीं कर रहा। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे तो खाना उगता ही नहीं है ना, करेक्ट, वो तो खाएंगे नॉनवेज। बिल्कुल। तो वो कहीं पे भी ऐसा नहीं कह रहा कि आप नॉनवेज मत खाओ, बट आप अपनी बॉडी को जितना सात्विक खाना खाओगे आपकी बॉडी उतनी हेल्दी रहेगी। ओके। तो ये चीज है समझने वाली। ऐसे कई प्रांत हैं जहाँ पे नॉनवेज ही खाया जाता है और नॉनवेज ही उनके लिए सूटेबल है। आपका हवा, आपका पानी और आपके आसपास का एटमॉस्फेयर डिसाइड करेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। डाइट इंटरनेशनल नहीं होती, डाइट नेशनल नहीं होती, डाइट हमेशा लोकल होती है। ओके। आप जहाँ रहते हो, आपके आसपास के क्या चीज़ें हैं। अब कोई एक आदमी अगर मान लो नॉर्थ में रहता है, उसके लिए अलग तरह की डाइट, उसके लिए स्टेपल डाइट होगी। साउथ के लिए अलग होगी, ईस्ट के लिए अलग होगी, बंगाल के लिए अलग होगी, गुजरात के लिए अलग होगी, पंजाब के लिए अलग होगी और तमिलनाडु के लिए अलग स्टेपल डाइट होगी। लेकिन एक चीज़ समझनी है कि जो आपके आसपास उग रहा है ना, वही आपके लिए स्टेपल डाइट है। ओके, ये बहुत नक्शल में। एक और चीज़ बताइए, आजकल ना हमारे देश में जो मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ, स्पेसिफिकली शहरों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इनफर्टिलिटी की। आई एम प्रिटी श्योर आपके हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में भी काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे आते होंगे इस सवाल के साथ कि काफ़ी समय से दे आर डूइंग दिस फैमिली प्लानिंग बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रही है। 2 सवाल, क्यों आजकल इनफर्टिलिटी हमारे देश में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है? आयुर्वेद इसके लिए एज अ सोल्यूशन क्या बताता है? देखिए, इनफर्टिलिटी बढ़ने के ना बहुत सारे केस कारण हैं। एक हमारा खान पान बहुत एडल्टरेटेड हो चुका है, हमारे हवा पानी बहुत एडल्टरेटेड हो चुकी है, हमारी एक्सरसाइज का पैटर्न बहुत ज़्यादा बदल चुका है, और साथ साथ हमारा जो अब हम कपड़े भी पहनते हैं ना, वो सिंथेटिक होते हैं, वो कॉटन के नहीं होते। वो भी हमारे स्पर्म काउंट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। जो भी सिंथेटिक क्लोथ्स आप पहन रहे हो, सिंथेटिक कपड़े आप पहन रहे हो, कॉटन के कपड़े ब्रीदेबल होते हैं, स्किन सांस ले पाती है। यहाँ पे ऐसे कपड़े हम पहनते हैं जो स्किन सांस नहीं ले पाती।
उसके अंदर वो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं सिंथेटिक कपड़ों में, जो हमारी बॉडी में जाके, स्किन में जाके, हमारे सबसे बड़े सेंस ऑर्गन में जाके एब्जॉर्ब होते हैं। जो गारमेंट्स भी पहनते हो वो भी सिंथेटिक होते हैं, पहले वो कॉटन के होते थे। अब ये सब चीज़ों के कारण हुआ क्या कि इनफर्टिलिटी के केसेस जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लग गए। हमारा लाइफस्टाइल खराब होता गया, हर जगह अडल्ट्रेशन होती गई। अब इसके कारण जो ब्लॉकेज हुई, फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज हो गई, स्पर्म काउंट कम होने शुरू हो गए बहुत सारे लोगों के। तो जितना हेल्दी लाइफस्टाइल होगा उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ेंगे। जितना अब एक आदमी 4 घंटे तो 2 घंटे आने के 2 घंटे जाने के लगा रहा है और वो 8-10 घंटे काम कर रहा है और अपनी बॉडी के लिए उसके पास टाइम नहीं है। मैं नहीं कह रहा सभी को होगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन चांसेस ये हैं कि वहाँ पे ऐसे केसेस में ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू समवन जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, खाना भी घर का खा रहा है, अपना टाइम भी रूटीन से चीज़ें कर रहा है, तो बॉडी उसकी हेल्दी। क्योंकि बाकी चीज़ें तो कंट्रोल नहीं कर सकते, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, बिल्कुल आप और हम कुछ नहीं कर सकते। तो कर सकते तो हैं, जो वही कर उसी पे सकते बात हैं। करेंगे। करेक्ट। तो ये चीज़ें कर सकते हैं, की जा सकती हैं। ओके। और उसके साथ साथ जो इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, इसमें आईवीएफ के बहुत सारे क्लिनिक्स खुल गए, चेंज खुल गई, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ गई तो आईवीएफ की क्लिनिक्स बढ़ गए। वहाँ पे भी आईवीएफ भी बहुत सी बार फेल हो जाता है। हम यहाँ पे आयुर्वेद में उत्तर वस्ती देते हैं, हम पंचकर्मा चिकित्सा से ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स को खोलने का काम करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में फर्टिलिटी के केसेस इसके बाद भी इंक्रीज़ हुए हैं। बहुत सारे पेशेंट जिनके आईवीएफ मल्टीपल बार फेल हो गए थे, उनके अंदर उन्होंने वो फर्टिलिटी उन्हें कंसीव करा उन्होंने, और उनके भी वो हैप्पी पेरेंटिंग भी करी, पेरेंट्स भी बने। तो ये भी आयुर्वेद की ताकत है, आयुर्वेद का दम है। ओके। देखिए, सवालों का तो अंत नहीं होगा, लेकिन एक सवाल अब मैं आपसे आखिरी पूछना चाहूंगा, जो आई थिंक देश में बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं लेकिन इसका उत्तर नहीं मिलता है। ये हार्ट अटैक्स और कार्डियक अरेस्ट, ये अचानक से युवा पीढ़ी में भी इतने बढ़ गए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ, मेरे ही एक फ्रेंड का भाई था, 27 होगा, 26-27, एंड ही सफर्ड फ्रॉम अ कार्डियक अरेस्ट, एंड वो नहीं रुके। इसी के अलावा मैंने काफ़ी सारे केसेस देख रहा हूँ कि आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वैक्सीन के कारण हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है। पहली बात, ये क्यों हो रहा है, और एक आयुर्वेद के हिसाब से हम क्या क्या प्रोटोकॉल्स पहले से रखें जिससे ये चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए कोई वो प्रॉब्लम हो रही है, किसी का मतलब एक स्ट्रोक आ चुका है, कुछ हो गया है, क्या आयुर्वेद उसको भी हील कर सकता है? देखिए, हार्ट की प्रॉब्लम जो है ना वो सबसे ज़्यादा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पाम ऑयल का सेवन बढ़ता जा रहा है। पाम ऑयल हर वो सबसे सस्ता मिलने वाला ऑयल, भुजिया खा लो, चिप्स खा लो, हर जगह पे क्या है, पाम ऑयल है। पीछे रैपर पे लिखा होता है साफ साफ पाम ऑयल। जी वो जी पाम ऑयल के नुकसान तो लिख नहीं सकते ना पीछे, बट पाम ऑयल तो लिख देते हैं। जी। तो ये अच्छी चीज़ है। तो पाम ऑयल जो है वो हार्ट में एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है, हार्ट की आर्टरीज को उसके अंदर एक तरीके के चकते बना देता है ऑयल के, तो जिस वजह से वो ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। अब रनिंग कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो चलती रहती है, आपकी बॉडी मेंटेन रहती है। लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं है और लाइफस्टाइल भी खराब है तो डबल अटैक शुरू हो जाता है। अब उसके साथ साथ इसके वैक्सीन के लिए बहुत सारे लोग कैसा कहते हैं कि आपकी वैक्सीन में बहुत रिसर्चेज होती हैं, बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे वैक्सीन थोड़ी जल्दी आ गई जी। तो इसके साथ साथ हमारी हैबिट्स इस तरीके की हो गई कि हार्ट अटैक के चांसेस जो हैं वो मल्टीफोल्ड्स बढ़ते चले जा रहे हैं। यंग लोग जो हैं वो भी हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं उनके बहुत ज़्यादा। तो उस केसेस में क्या होता है कि आयुर्वेद आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है कि हार्ट अटैक ना आए उसके लिए क्या करें। तो लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्जुन की छाल का काढ़ा, ये नॉर्थ में बहुत चलता है, शायद वेस्ट में और इधर इतना नाम से लोग नहीं जानते इसको। अर्जुन की छाल जो है ये एक ऐसा जड़ी बूटी है जो हमारे हार्ट के लिए अमृत है। ओके। अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए, फ्रेश मिल जाए, आप ले लो, नहीं तो आप ये किसी आयुर्वेदिक कंपनी से ले लो। तो उसमें क्या है कि अर्जुन की छाल के जो गुण हैं वो हार्ट को प्रॉपर फंक्शनिंग करने में सपोर्ट करते हैं। ओके। हार्ट अटैक की भी तो हिस्ट्री होती है ना, पेरेंट्स को या तो बच्चों को होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोन एरिया में जो रहते हैं उनके लिए बीपी कंट्रोल रहे, शुगर कंट्रोल रहे। शुगर पेशेंट्स को तो हार्ट अटैक का बहुत सी बार पता भी नहीं चलता, ऐसी प्रॉब्लम है शुगर के साथ। तो ये हार्ट अटैक भी जो है कंट्रोल में किया जा सकता है, बॉडी को अपना मेंटेन करके, हेल्दी करके। वाह,
आपसे वार्तालाप करके बेहद खुशी हुई। जाने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर हम एक बार वो किट दिखा सकें जिसके बारे में आपने वार्तालाप करी थी, तो हम अपने मित्र को कहेंगे एक बार हमें यहाँ पे किट ला के दे दें। सर को एक बार दिखा दे ताकि हम यूजर्स को बता सकें ये क्या किट है, किस प्रकार से। तो ये वही डिटॉक्स किट है, करेक्ट? किडनी डिटॉक्स किट है। इसके अंदर 30 डेज का कोर्स है। मॉर्निंग में इसमें एक पाउच लेना है, इवनिंग में एक पाउच लेना है। किडनी की प्रॉब्लम जिनको स्टार्टिंग स्टेज की है उनके लिए है, ब्लड प्रेशर जो है जिनको उनके लिए है। इसके अंदर एक पाउच मॉर्निंग में लेना है और एक पाउच इवनिंग में लेना है। मॉर्निंग का जो है उसको आप पानी में 400 ml में भिगोएंगे और रात को उसको छान के लेंगे, और सेम रात को भिगोएंगे और मॉर्निंग में छान के लेंगे तो ये काढ़ा बनता है। अब काढ़ा ये मीठा नहीं है, ये थोड़ा कड़वा है, लेकिन कड़वा जो है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है जी। तो जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, जिनको किडनी के लिए जो प्रोन है उनके लिए है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और साथ साथ जो सप्लीमेंट्स ले चुके हैं या उनको लगता है कि किडनी एट रिस्क है उन पेशेंट्स के लिए है, जो बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का सेवन करते हैं उनके लिए है, और उसके साथ साथ जो स्टार्टिंग स्टेज की किडनी पर है उनके लिए है। इसमें ये 30 डेज का कोर्स है जी, और उसके बाद हम इसको 3 to 4 मंथ्स के बाद रिपीट करते हैं, ताकि जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो तो हर 3-4 महीने बाद इसको लें तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल होती है जो डायबिटिक पेशेंट है, और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा। आप मॉनिटर कीजिएगा, चेंजेस नजर आएंगे। और जो वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो नेचुरल डायूरेटिक है ना, पंच तृणमूल, वो इसके अंदर डाला गया है। अब बहुत से लोग क्या लेसिक्स राइटर तक खा लेते हैं वेट लॉस के लिए जी, तो ये वेट लॉस आपको नेचुरल तरीके से कराएगी और बॉडी को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर देगी। किडनी डिटॉक्स के साथ साथ पूरी बॉडी डिटॉक्स करेगी और पूरी बॉडी की सर्विस करेगी। क्या बात है। सो मैं लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट एक बार आप पाउच दिखा सकते हैं, मतलब इसके सैशेस जो रहते हैं वो कितने बड़े होते हैं? आप एक बार अगर बता। अच्छा, इस तरह से पूरा किट आ जाएगा। इसमें डे वाइज भी लिखा होता है कि डे 1, डे 2 और डे 15 तक इसमें हमारा लिखा होता है। सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं डे 1 to डे 5, डे 6 to डे 10, डे 11 to डे 15। अच्छा, तो अपन को सोचना नहीं है कब कौन सा पाउच, उधर लिखा हुआ है प्रॉपर, सब कुछ लिखा हुआ है। और इसके अंदर जैसे अब हमने उठाया जी, तो डे 5 का जो मैंने उठाया, इसके अंदर एक ये काढ़ा है जो हमें मॉर्निंग में लेना है, मॉर्निंग डोज है। और उसके बाद इसमें मैंने कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज कर दिया, ये इवनिंग का काढ़ा है जो इवनिंग में लेना है। वाह, इजी कर दिया आपने, मॉर्निंग के लिए वो और डार्क वाला। ओके, नाइस, बिल्कुल बिल्कुल नाइस। तो ये हमने प्रॉपर इस तरीके से रखा है। जो लोग हमारे किडनी के पेशेंट अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है बहुत पेशेंट्स का, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये ऐसी चीज है जो आप घर पे बैठ के भी शुरू कर सकते हो और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, किडनी को तो करेगा। वाह, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा और दोस्तों आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हैं। सो पुनीत जी, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, इतना बढ़िया एजुकेट किया। इनफैक्ट काफी सारे मेरे डाउट्स थे वो क्लियर हुए आयुर्वेद को लेके, एंड आशा करेंगे कि लोग जैसे ही हमको रिस्पांस देते हैं, पार्ट 2 लिखेंगे तो हम आपको वापस यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे। सो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। पुनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू। एंड हमने आपको बुलाया और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के, दोस्तों आपको भी पता है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का पूरा टाइम पेशेंट्स और इन सारी चीज़ों में जाता है, इनके इतने हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स हैं, बट कहीं ना कहीं हमने कोशिश करी कि वो आएँ और आप लोगों की हेल्प करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएगा, शेयर कीजिए, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है, तो शायद इस वीडियो से क्लियर हो। लाइक कीजिएगा और फिर एक और बार मिलेंगे एक और अच्छे गेस्ट और नॉलेज के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।